अदानी राष्ट्रवाद, एक नया राष्ट्रवाद आया है, अदानी नेशनलिज्म। हमसे पहले कहा गया कि आपको इंडिया को डिफेंड करना है, तो चलो भाई इंडिया को डिफेंड करते हैं, चाहे जिसी भी वजह से करते हैं। अब कहा जा रहा है कि इंडिया को डिफेंड करना है तो पहले अदानी को डिफेंड करना पड़ेगा। तो जो आर्थिक नीतियां हैं वो जरूर कुछ घरानों के लिए समृद्धि देने वाली हैं, पहले से भी चली आ रही हैं। हमको उन नीतियों की निरंतरता को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि उन नीतियों को बहुत साल दे दिए गए। हर दौर की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भी और बीजेपी की भी सरकार में करीब करीब 20-20 साल दे दिए। अगर आप वाजपेयी सरकार का भी मिला लें, मोदी सरकार का भी मिला लें, तो दोनों तरफ 15 से 20 साल का मिला के कोई 90 से लेकर अब तक कोई 30 साल से ज्यादा का वक्त दे दिया गया। और इस वक्त उन नीतियों से जरूर समाज में कुछ समृद्धि आई है, कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अंत में जाकर यही दिखता है कि कोई 25,000 रुपया भी कमा नहीं पाता है। तो इन चीजों की बात आप कैसे करेंगे? अब मुश्किल यह है कि इन चीजों की बात करना भी सरकार के खिलाफ बात करना हो गया। कोई भी बात आप करें तो उसकी डिजाइन ऐसे की जाती है कि आप सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो जनता के हक की बात है कि आखिर कब तक लोग 10,000 या 15,000 की नौकरी करने के योग्य होंगे। 2021 या 22 में तो ये डेटा है कि 12,000 से ज्यादा बिजनेसमैन सुसाइड किया है। अदानी राष्ट्रवाद, एक नया राष्ट्रवाद आया है, अदानी नेशनलिज्म। हमसे पहले कहा गया कि आपको इंडिया को डिफेंड करना है, तो चलो भाई इंडिया को डिफेंड करते हैं, चाहे जिसी भी वजह से करते हैं। अब कहा जा रहा है कि इंडिया को डिफेंड करना है तो पहले अदानी को डिफेंड करना पड़ेगा। तो वो सारे न्यूज चैनल कह रहे हैं कि भारत पर हमला हो गया है, पर वो सारे न्यूज चैनल तब तो नहीं कह रहे थे कि 12,000 इसी देश के बिजनेसमैन जब अलग अलग कारणों से बिजनेस डूबने के कारण सुसाइड कर रहे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सुसाइड करने वाले सारे कांग्रेस के वोटर होंगे या सारे कोई लेफ्ट के वोटर होंगे। उनके भी वोटर होंगे, उनके भी समर्थक रहे होंगे, पर यह कैसी राजनीति है कि उनकी पार्टी के व्यापार मंडल भी, व्यापार मोर्चा भी अपने कारोबारियों की आत्महत्या पर बोल नहीं पाया। आप सोचिए, आप तो फिर भी बोल रहे हैं, सपोर्टर हैं, उनके लिए चंदा जुटाते हैं, मगर आपका साथी, उसको लोन नहीं मिला और वो सुसाइड करता, आप बोल नहीं पाते हैं। और फिर आपको अदानी के लिए झंडा लेकर निकलना पड़ता है, जो अदानी और जिनका जो साम्राज्य है एक दिन आपके ही बिजनेस को निगलने वाला है। इसका मतलब है कि इस देश में जो सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को बताना कि नेशनलिज्म है क्या, और जो भी नेशनलिज्म का रूप होगा, कम से कम किसी भी नेशनलिज्म की परिभाषा में यह फिट नहीं बैठता है कि आप गौतम अदानी को डिफेंड करने जाएं। किसी भी नेशनलिज्म की परिभाषा में नहीं फिट बैठता है। आप नेशनलिज्म की परिभाषा से, उससे प्रेरित होकर उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं। इतिहास में लोगों ने किया है, नए नए ब्रांड बनाए हैं, और वो सारे ब्रांड देश और देश के राष्ट्रवाद की पहचान भी बने हैं। लेकिन गौतम अदानी कहीं से भी इस देश की पहचान नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट से आप देखिए उनका साम्राज्य ढह गया, एक छोटी सी रिपोर्ट से ना। वरना तो भारत में अगर कोई पत्रकार लिख दे तो मानहानि कर देते थे। मैं तो सोच रहा था कि अदानी मानहानि एंटरप्राइजेस कंपनी का नाम बनाएंगे ये अलग। अब अगर इन्हें अगर मानहानि करनी होगी तो एक कंपनी बनानी होगी, एक सीईओ मानहानि, सीईओ डिफेमेशन रखना होगा, जो तमाम तरह के पत्रकारों को मानहानि के दायरे में लाता रहेगा, केस करता रहेगा। तो हम सबको इन सब आर्थिक असमानताओं को और ज्ञान की असमानता को मुझे लगता है कि सबसे ऊपर रखने की जरूरत है। उसके बाद आर्थिक असमानता है और उसके साथ साथ सामाजिक असमानता भी है। वो उस आर्थिक असमानता के दायरे में है, लेकिन ज्ञान की असमानता के मारे तो हमारे वही लोग ज्यादा हैं जो सामाजिक असमानता का दंश झेल रहे हैं। तो इन तीनों असमानताओं की पहचान करें और कोई रास्ता निकालें। तो अब तो आप कोई भी बात कहिए तो आपका जब देशद्रोही का टैग है वो लग जाता है। तो मैं सोचता हूँ देशद्रोही कौन होता है? देशद्रोही हमेशा जो वही होते हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि जनता में जो होता है वो विद्रोही होता है। तो ये जो देशद्रोही लोग हैं ये संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान का उल्लंघन करते हैं। फर्जी यूएपीए लगा देंगे, फर्जी एनएसए लगा देंगे,
तो इनसे बड़ा तो कोई देशद्रोही नहीं हुआ ना। आम जनता ने तो अपनी सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए शपथ नहीं ली। वो संविधान की बदौलत उसका नागरिक जरूर है, पर ये तो जब जिस दफ्तर में जाते हैं बाकायदा उस किताब की शपथ लेते हैं और ठीक उसका उल्लंघन करते हैं। तो जो स्कोप देशद्रोही होने का है वो पावर में बैठे लोगों का ज्यादा है। जनता में ज्यादा से ज्यादा लोग विद्रोही हो सकते हैं, है कि नहीं सर? अब रही बात कि भारत में जो नागरिकता और उसकी अवधारणा को आम जनों के बीच में ठीक से नहीं समझा गया, उस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई भी तो आज के दौर में इतना जब संचार विकसित नहीं था तो जनता के बीच नहीं हुई। तो जनता ने उस नागरिकता को अपने तरीके से समझा और बहुत खूबसूरत तरीके से समझा। लेकिन जब ये संचार के साधन माध्यम जब आए, तरह तरह का मीडिया जब आया, नाम उसका मीडिया हुआ, उसमें से मीडिया का काम ही गायब हो गया। तो जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनरी होनी चाहिए थी उसके जगह एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई। और उसके साथ साथ धार्मिक नागरिकता आप हिंदू नागरिकता कह सकते हैं। और अब उस तरह से अब किताबें भी लिखी जा रही हैं इस तरह के थीम पर। आज ही मैं किसी किताब का टाइटल देख रहा था। तो एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई और इस नागरिकता का जो आधार था उसमें सूचना गायब था। सूचना थी नहीं। सूचना, हम सब ज्यादातर लोग इस देश में सूचना विहीन नागरिकता जीते हैं। ज्यादातर लोग अखबार और टेलीविजन या किसी भी प्रकार की सूचना से, ईमानदार सूचना से दूर रहे, लंबे समय तक दूर रहे। उनके पास इंस्टीट्यूशंस के भीतर जो खराबियां आ रही हैं उन खराबियों की जानकारी जो पहुंचती थी उसके माध्यम राजनीतिक दल ही थे, विरोधी दल थे, विपक्ष के दल थे, उससे ज्यादा पहुंचा करती थी कि इंदिरा गांधी ने क्या किया या किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने इन इंस्टीट्यूशंस का क्या किया है। तो सबसे पहले विपक्ष पर हमला किया गया। आपके भीतर से विपक्ष के होने की संभावना समाप्त कर दी गई। इंफॉर्मेशन को करप्ट कर दिया गया सर। जब इंफॉर्मेशन करप्ट हो जाए तो और आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो आप नागरिक हो सकते हैं कहलाने के लिए, पर नागरिकता का जो धर्म होता है उसे निभाने के लिए आप इक्विप्ड नहीं होते हैं, उससे लैस नहीं होते हैं। तो एक धार्मिक नागरिकता थोपी गई जिसे आप हिंदू नागरिकता के तौर पर देख सकते हैं। राजनीति में धर्म का आना, कई लोग कहते हैं कि हमारा देश कई तरह के धर्मों का देश है और राजनीति को, सामाजिक आचार व्यवहार को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नेता धार्मिक समारोहों में आते जाते रहेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से जाएं या राजनीतिक रूप से जाएं या उनका जो भी करें। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि राजनीति में जब धर्म आता है तो वो राजनीति में अधर्म पैदा करता है। राजनीति में जब धर्म आता है तो धर्म की राजनीति करने वालों के बीच वो साहस खत्म कर देता है, सत्य को सुनने की साहस खत्म कर देता है। धर्म की दुकान या धर्म का अस्तित्व या धर्म का महात्म्य, इंपॉर्टेंस जो है, रेलेवेंस जो है, इस बात पर है कि आप कुछ एथिकल कोड का पालन करेंगे। कोई भी रिलीजन इस बात का दावा करता है कि वो एक सर्टेन एथिकल कोड में विश्वास करता है, इसलिए वो धर्म के अनुयायियों को ये कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम सच बोलो।